नमस्कार दोस्तों, भारत एक्सोस देख रहे हो और एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर सामने आ रही है। आरएलडी को ऑफर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और 4 सीटों का ऑफर किया है। अब से कुछ दिन पहले की अगर तस्वीर मैं आपको याद दिलाऊं तो अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाते हुए एक फोटो ट्विटर पर डाली थी और कहा था कि 7 सीटों पर बातचीत बन गई है। 7 सीटें यहां पर आरएलडी को देने जा रही है समाजवादी पार्टी। उसके बाद से ही सुगबुगाहट तेज थी और आज जो खबर आई है वो हर किसी को चौंकाने वाली है, क्योंकि आज जयंत चौधरी अब क्या एनडीए में शामिल हो सकते हैं? क्या 4 सीटों पर संतुष्ट हो सकते हैं? क्या भरत भाई हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। भरत भाई, कैसे देखा जाए और अंदर की खबर क्या निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जितनी मेरी बातचीत हुई है जब से ये खबर आई है तब से सिर्फ और सिर्फ फ़ोन घनघना रहे हैं। तब से सिर्फ और सिर्फ बातचीत चल रही है। तो जितनी मेरी बातचीत हुई है अभी तक, उसके हिसाब से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रही है भारतीय जनता पार्टी, ये मेरे सूत्र कह रहे हैं। एक सीट और मांग रही है, यानी आरएलडी मांग रही है 5 सीटें। अच्छा। और 4 सीटें आसानी से भारतीय जनता पार्टी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जो सीटें ऑफर कर रही है वो कैराना, एक बिजनौर, एक मुजफ्फरनगर और कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये जो सीटें हैं, और मथुरा, कैराना, बागपत, मथुरा, अमरोहा, माफ करिए, कैराना, बागपत, मथुरा, अमरोहा, हाँ। ये जो सीटें हैं ये भारतीय जनता पार्टी ऑफर कर रही है। ये सूत्र कह रहे हैं आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सीटों की संख्या है वो है 27। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि इन सीटों में सेंधमारी हो, क्योंकि पिछली बार जब गठबंधन में लड़े थे तब इन 27 सीटों में से 8 सीटें अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी के गठबंधन ने जीती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4-4 सीटें जीती थी। लेकिन अभी अखिलेश यादव जी ने ये ट्वीट भी कर दिया था कि हमारी 7 सीटों के ऊपर बातचीत बन गई है, 7 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस अब सिर्फ और सिर्फ बरैया के छत्ते से अभी सिर्फ आरएलडी की मधुमक्खियों का उड़ना या ये सुगबुगाहट नहीं आई है, अभी एक सुगबुगाहट और आनी बाकी है। बड़ी खबर अभी आएगी, उसका इंतजार करिएगा। वो बड़ी खबर मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन आरएलडी ये चाहती थी, ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसको जो है सीटों की संख्या के आधार पर उसको गिना जाए। अच्छा। आरएलडी का जो एक पेच फंसा था, वो पेच फंसा था एक सीट पर, और उस सीट का नाम है मुजफ्फरनगर। अच्छा। मुजफ्फरनगर की सीट पर हमारे ये सूत्र कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बीच में और आरएलडी के बीच में बहुत दिन से कटौंझन मची हुई थी, क्योंकि इस बार जयंत चौधरी जी ने और उनकी पत्नी ने ये ऐलान किया हुआ है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जयंत जी को अखिलेश यादव राज्यसभा भेज चुके हैं। तो अब उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के कर्मठ लोग हैं, जो अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर ड्राइविंग हमारे हाथों में हो। हम जिन जिन सीटों पर बोल रहे हैं वो सीटें हमको दी जाएं। अब इसमें जो मुजफ्फरनगर की सीट है, इस सीट के ऊपर एक हरेंद्र मलिक है। नहीं, ये आरएलडी की कोर सीट भी मानी जाती है। काफी दिन से बता रहे कि भाई वहां पर पकड़ अच्छी है, हमेशा से उनका परिवार वहां से लड़ता आया है। जी। अब परिवार लड़ता आया है, उनकी उनकी सीट भी मानी जाती है। लेकिन एक जो मेन मसला है, मान लीजिए अगर ये सीट ना भी समाजवादी पार्टी देती तो एक बारगी में स्वीकार कर लेती आरएलडी। लेकिन मेन मसला ये है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ाया जाए। ठीक है। हरेंद्र मलिक वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस, जितना मुझे याद आ रहा है, वो कांग्रेस में रह चुके हैं। हरेंद्र मलिक का आरएलडी का, या यूं कहें जयंत चौधरी का या चौधरी परिवार से 36 का आंकड़ा कहा जाता है। अब वो सीट मांग रही थी आरएलडी, वो सीट समाजवादी पार्टी जो है हरेंद्र मलिक को लड़ाने के लिए बोल रही थी। अब इसमें पेच फंसा हुआ था काफी दिनों से, ये काफी दिनों से बातचीत हो रही थी। इस बीच पहले ये खबरें आई कि जैन जी ने एक ट्वीट किया था कि खीर ऐसी है वैसी है करके एक ट्वीट किया था। उससे लोग काफी ये लगा रहे थे कि शायद हो सकता है कि गठबंधन हो ना हो, पता नहीं क्या हो। लेकिन
इन सब को जब आप देखेंगे, माइनर देखेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि जयंत चौधरी ने कभी आकर इतने दिनों में ये बात नहीं कही कि हम 7 सीटों पर संतुष्ट हैं, हमको 7 सीटें मिल गई हैं, हम मिलकर लड़ेंगे, हम तन कर लड़ेंगे, हम अड़ कर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाने की बातों पर भी जयंत चौधरी ने एक बार सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के साथ में हैं। अब बात आती है सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी यूपी की, कोई राजनीति की, मतलब कोई न सपा की, ना इनकी, ना उनकी। अब बात आती है सिर्फ और सिर्फ कोर राजनीति की। 27 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 27 सीटों में से 8 सीटें जो हैं वो बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी के गठबंधन के पास गई थी। 8, 4 सपा के पास, 4 बसपा के साथ पास। बाकी जो बटी हुई सीटें थीं वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें हैं। अब जो है, अब क्या है कि कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सपा के उम्मीदवार जो है आरएलडी के सिंबल पर इन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे। अच्छा, जो 7 सीटें दी हैं उनमें से 3 सीटों पर, चार। नहीं, हाँ, जो समाजवादी पार्टी 7 सीटें हो गई, हाँ, उसमें से आप कह रहे हैं कि 3 सीटों पर, हाँ, कैराना, हाँ, बिजनौर, हाँ, और मुजफ्फरनगर, हाँ, जो मुजफ्फरनगर की बात मैं कर रहा हूं, हरेंद्र मलिक वाली, इन सीटों पर जो है आरएलडी के सिंबल पर सपा अपने उम्मीदवार लड़ना चाहती थी, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं। अब हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैराना, बागपत, मथुरा, अमरोहा, ये जो है 4 सीटें दे दी हैं। और सूत्र ये भी कह रहे हैं, संजीव बालियान जो अभी मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, वो इस बार हो सकता है चुनाव न लड़ें। और यही वो 5वीं सीट है मुजफ्फरनगर की, जिस पर पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर हम ये बात कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर, हम जितने भी आरएलडी के नेताओं से, आरएलडी के कोर ग्रुप के नेताओं से ये बातचीत कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी बात पर पीछे हट रहे हैं कि ये जो 5वीं सीट है मुजफ्फरनगर की सीट, इस पर अभी बात क्लियर नहीं हो पाई है। और इसी वजह से वो ये बात भी कह रहे हैं कि अभी क्लियर नहीं कह रहे हैं, इतनी सीटों पर तो हमारी बात हो गई है, ये हमारे सूत्र भी कह रहे हैं। नहीं, तो इससे एक बात तो साफ होती है भरत भाई कि अगर मुजफ्फरनगर सीट आरएलडी के खाते में चली जाती है तो संजीव बालियान का टिकट कटना तय है। नहीं, टिकट कटने की बात नहीं है। लोग अंदर खाने, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी निकल कर आती है और सूत्र भी ये बात कहते हैं कि हो सकता है कि संजीव बालियान को अब नरेंद्र मोदी जी अपनी कोर टीम में उनको शामिल करें। तो कई सारी बातें ये निकल कर आ रही हैं कि संजीव बालियान इस बार लोकसभा का चुनाव न लड़कर उनको राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी भेज सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय लेती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को अपने साथ लेने के लिए मुजफ्फरनगर की सीट कुर्बान करनी पड़ जाए, तो वो ऐसा कर भी सकती है। लेकिन सूत्र अभी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों पर बात बनी है। वो सीटें हैं कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा, ये 4 सीटें हैं। अब तो मथुरा से हेमा मालिनी सांसद हैं। हेमा मालिनी के बारे में भी कई चीज़ें आ रही हैं निकलकर। अखिलेश यादव जी ने खुद उस दिन कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे सांसदों का टिकट काटने जा रही है। तो हेमा मालिनी का नाम, अब लोग कह रहे हैं कि हेमा मालिनी शायद इस बार चुनाव न लड़ें, कुछ तो स्वास्थ्य कारणों से, और कुछ हेमा मालिनी की सीट बदलने की भी बातें सामने आ रही थी। फाइनल क्या होगा वो तो भारतीय जनता पार्टी में किसी को मालूम नहीं होता है। लेकिन एक बात ये बिल्कुल क्लियर कट साफ दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे से कतई मुतमईन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात मालूम है कि इस बार उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें खिसक रही हैं। राम मंदिर की वो हवा नहीं बन पाई है जो हवा वो चाहते थे। सो साम दाम दंड भेद, हर तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। चाहे वो छत्तीसगढ़ के भीतर, झारखंड के भीतर सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो, ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की बात हो, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार को अपने में लाने की बात हो, क्योंकि अमित शाह ने खुलकर कहा था कि हम इनको कुछ नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए नहीं लेंगे, ले लिया। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, वो पीछे आ रही है भाई, हम सिर्फ और सिर्फ सीटें गेन हम इस पर भी बात करेंगे, तफसील से आपसे बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, मुझे जरा एक बात समझाइए कि क्या यहाँ पर अभी तो सूत्रों के हवाले से है, लेकिन आप तो मतलब विश्लेषण तो कर ही सकते हैं, क्या जो हवा चल रही है उसको देखकर क्या लगता है कि बात पूरी तरह से बन चुकी है या फिर अभी 1-2% की बात है? और अगर ऐलान होगा
तो कोई खबर है ऐसी आपके पास, कोई एक्सक्लूसिव जानकारी है तो दर्शकों को जरूर बताएं कि कब तक हो सकता है। देखिए, मेरे सूत्र जितना कह रहे हैं, इसका आधिकारिक ऐलान आज से 4 दिन बाद आरएलडी कर सकती है। 4 दिन बाद? 4 दिन बाद, आज से 4 दिन बाद आरएलडी इस बात का ऐलान कर सकती है कि उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है। वो मे भी ये ऐलान करें कि 5 सीटों पर उनकी बात बन गई है, लेकिन 5 सीटों पर उनकी बात अभी बनती नहीं दिखाई दे रही है। एक सीट के ऊपर मोल भाव चल रहा है। और अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें, तो अगर पिछले चुनावों में भी बतौर राजनीतिक विश्लेषक हम नजर दौड़ाएं तो हमें ये दिखाई देता है कि 136 विधानसभा सीटें वहां पर थीं, और 136 विधानसभा सीटों में जब, अब ये भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कह लीजिए, ये ईवीएम की तारीफ कह लीजिए, ये चुनाव आयोग की तारीफ कह लीजिए, ये वोटरों मतदाताओं की तारीफ कह लीजिए, कि प्रचंड विरोध के बाद जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था, उस चरम के बीच, प्रचंड आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी 136 सीटों में से 94 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। अब कोई ये बात पूछे कि जयंत चौधरी इतने दिन से समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो अब भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबरें क्यों आने लग गई हैं, सूत्रों के हवाले से ही सही क्यों आने लग गई हैं? तो जयंत चौधरी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था, उस सर्वे के भीतर गठबंधन को 0 से 5 सीटें दी जा रही थी। 0 से 5 सीटें। अब जयंत चौधरी जब गुड़ा भाग लगाते हैं और ये देखते हैं कि पिछली बार जब मायावती जी के साथ गठबंधन था, तब जो है, तब 8 सीटें मिली थी गठबंधन को, और उसमें भी आरएलडी को इतनी कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो अब जो है ये देख पा रहे हैं बिल्कुल साफ जयंत चौधरी कि जब प्रचंड किसानों वाली लहर में किसानों ने बीजेपी को वोट दिया या ईवीएम ने बीजेपी को वोट दिया है, जिससे भी बीजेपी 94 सीटें जीती, तो उस लहर के बीच जब नहीं चला, किसानों का दाम नहीं चला, तो फिर अब जब नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, जब वो देख रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अभी भी कुछ दरार और खाई दिख रही है, रह गई है, जब वो देख रहे हैं कि जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूरी दमखम के साथ लड़ने के लिए तैयार है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, दूसरी तरफ अभी समाजवादी पार्टी बाहर नहीं निकला है, अभी तक जो रैलियां हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं हो रही हैं, या इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं हो रही हैं, या कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा को छोड़ दीजिए तो कुछ वैसा बड़ा नहीं हो रहा है। तो अगर हम जयंत चौधरी के चश्मे से इस नज़ारे को देखें तो उनको अपना नफा नुकसान जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कुल मिलाकर जयंत चौधरी का ये फैसला अगर होता है, अभी तो सूत्र है, लेकिन अगर ये जमीन पर आता है तो आपके हिसाब से ठीक रहेगा, ये फायदे का सौदा है जयंत चौधरी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार डाउन जा रही है, पिछली बार जितना प्रदर्शन वो नहीं करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उन क्षेत्रीय छत्रपों को या तो अलग रखा जाए, तोड़ दिया जाए, या जो साथ में आ सकते हैं उनको साथ में मिला लिया जाए, तो तभी हम उस स्थिति पर पहुंच सकते हैं जो स्थिति नरेंद्र मोदी संसद में कल ये बात कह रहे थे कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार तो भारतीय जनता पार्टी जा ही नहीं रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर मेहनत कर रही है कि हम कैसे 400 पार जा सकें, और आरएलडी को अपने साथ लाना ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर है, ना कि आरएलडी चलकर जा रही है। क्योंकि मुझे याद है अमित शाह 2022 के चुनाव में जब उनके घर तमाम किसान नेता, खाप के नेता जो एंटी थे, टिकैत साहब के जो एंटी थे, वो जब उनके घर मिलने गए थे 2022 के चुनाव में, तब अमित शाह ने ये बात कही थी कि हम खुला ऑफर देते हैं जयंत चौधरी जी को कि वो आए, हमारे साथ आएं, और समाजवादी पार्टी के साथ या दूसरे दलों के साथ गठबंधन में कुछ रखा नहीं है। और वो बात
तब से लेकर अब तक ठंडे बस्ते में नहीं गई है, अगर आज की इस बात को देखें। और इस गठबंधन के पीछे अमित शाह का हाथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि इसमें ऑफर भारतीय जनता पार्टी के पास से चलकर आरएलडी के पास आया है। खैर ये तो हमने भरत भाई देखा है, हमेशा ही से देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो दिल्ली से ही लिया जाता है, और अमित शाह उसके पीछे अपनी रणनीति, अपनी सारी बुद्धि लगाते रहते हैं, वो तो हमने देखा है। आपसे बात करने का फायदा एक और होता है कि जितनी खबरें होती हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आज निकल कर आई है, उस पर भी जल्दी से बात कर लेते हैं। एक तरफ जयंत चौधरी की बातें चल रही हैं कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं, 4 सीटों पर ऑफर आ चुका है कि 4 सीटें आप लीजिए और हमारे साथ आ जाइए। दूसरी खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को ऑफर कर दिया है, ऑफर का उन्होंने न्योता भेज दिया एक तरह से कि आप आइए, 16 तारीख को हम लोग एंटर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हमारी इस यात्रा में शामिल हुई। अखिलेश यादव ने भी अच्छा जेस्चर दिखाया और उनको बधाई दी है। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, उत्तर प्रदेश के भीतर अगर कांग्रेस की यात्रा आ रही है और उसमें सपा का समर्थन मिलता है कांग्रेस को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यात्रा ऐतिहासिक होगी, बम बम होगी। क्योंकि हमने अखिलेश यादव जी की यात्राओं को देखा है, उनकी यात्राओं में आती हुई भीड़ों को देखा है, उनकी रथ यात्रा में आती हुई पब्लिक को देखा है। तो अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को 2024 से पहले जो यात्रा कर रहे हैं उसमें साथ मिलता है, तो ये यात्रा हर राज्य की यात्रा से ज्यादा सफल रहने वाली है। लेकिन अब इसमें देखना यह होगा कि अखिलेश यादव जी ने शुभकामनाएं दी हैं, क्या अखिलेश यादव जी इस यात्रा में शामिल होते हैं? और अगर शामिल हो गए, अनुज जी अगर शामिल हो गए, तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सबसे बड़ी सिरदर्दी होगी। क्योंकि जो गठबंधन हुआ था 2019 और 17 में, वो गठबंधन गलत हुआ था। 2019 में होना चाहिए था कांग्रेस से, 2017 में होना चाहिए था बहन कुमारी मायावती जी से, वो गठबंधन उल्टा था। और वो गठबंधन अगर इस बार सीधा कर लिया अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। अब इसमें आरएलडी अगर बीजेपी के साथ जाती भी है 4 सीटों पर, तो बहुत 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 बड़ा फर्क, 80 लोकसभा सीटें हैं, बहुत बड़ा प्रदेश, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है आरएलडी के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने ये बात देखी, क्योंकि हम देखिए 4 सीटों के अलावा जो सीटें होंगी उस पर आरएलडी के कार्यकर्ता बीजेपी को सपोर्ट करेंगे ना। मैं यही बात कह रहा हूं। हम कोई भी जो बात कहते हैं उन बातों को कुछ हवा में नहीं करते हैं। भारत एक सोच की खासियत यही है। हमने जब 2022 का चुनाव बहुत माइनर देखा, हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश घूमे, घूमते घूमते हमने ये देखा कि बनारस में जब अखिलेश यादव ने रोड शो किया था, जिसमें ममता बनर्जी भी आई थी, बंगाल की मुख्यमंत्री, उस शो में, उस रोड शो में जयंत चौधरी भी रथ पर मौजूद थे। ममता बनर्जी, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, बनारस में 2022 के चुनाव में जयंत चौधरी भी थी, ममता बनर्जी भी थी। फिर भी पूर्वांचल के भीतर कोई बहुत बड़ा किला फतेह नहीं कर पाई। ना समाजवादी पार्टी कर पाई, ना जयंत जी करवा पाए, ना ममता बनर्जी करवा पाई, कुछ नहीं करवा पाई वहां। तो इससे यह अंदाजा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर जयंत जी का बहुत बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर भारतीय जनता पार्टी अगर 4 सीटों पर उनको सीमित रखती है, मान लीजिए 5 की बात चल रही है सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, तो भी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के साथ गठबंधन में रहते हुए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 8 सीटें निकाल पाए थे, 4 बसपा के पास और 4 सपा के पास। उसमें भी आरएलडी की मेहनत थी, हाड़ तोड़ मेहनत थी। आरएलडी का सबसे बड़ा करिश्मा था समाजवादी पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 सीटें जीतने में। इसमें भी कोई लुकी छिपी बात नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगर जीती थी 2019 में, तो इसमें आरएलडी का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत तगड़ी मेहनत थी। और उस बात को वो आरएलडी के लोग देख रहे हैं कि अगर हम गठबंधन के लिए मेहनत कर सकते हैं तो फिर अपने लिए भी कर सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होता है, अगर 2022 का वोट परसेंटेज जो है आरएलडी के साथ में वापस आता है, तो फिर ये आरएलडी के लिए सही फैसला हो सकता है, आरएलडी के राजनीतिक भविष्य के लिए भी सही फैसला हो सकता है। क्योंकि
भारत एक सोच पर जो भी बात होती है निष्पक्ष बेबाक डंके की चोट पर होती है, और हम बतौर राजनीतिक विश्लेषक जितना देख पा रहे हैं उस हिसाब से आरएलडी के लिए ये खुशखबरी हो सकती है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, आरएलडी के लिए खुशखबरी हो सकती है। आरएलडी के लिए खुश कैसे हो सकती है? 7 सीटें समाजवादी पार्टी दे रही है, मतलब इंडिया गठबंधन में मिल रही हैं। ठीक है। आरएलडी को इन 7 सीटों पर बतौर आरएलडी और उनके राजनीतिक भविष्य के हिसाब से, या वो जहां पर खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि आज मैंने आरएलडी के बहुत सारे नेताओं से बात की, उनकी मनोस्थिति को, उनके चिंतन को, उनके राजनीतिक चश्मे को, राजनीतिक दूरदर्शिता को बहुत समझने की कोशिश की, और उनको जहां तक मैं समझा, मैं उस समय मुस्कुराया भी उनकी बातों को सुनकर। मैं थोड़ा मुस्कुराया, अभी इससे पहले मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी उस बात को याद करके। मैं मुस्काया भी क्योंकि उनका जो राजनीतिक अनुभव कहता है, उनके राजनीतिक अनुभव के हिसाब से जब 2022 में अमित शाह 94 सीटें ले गए 136 में से, प्रचंड किसान लहर थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, एक एक दर्शक इनकार नहीं कर सकता। और मैं इसमें एक बात और भी डालता हूं, प्रचंड किसान लहर थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे किसान, लहर गठबंधन के साथ थी, लेकिन किसानों का वोट पड़ा, ईवीएम का वोट पड़ा, धांधली हुई, क्या हुआ ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि 136 में से 94 सीटें भारतीय जनता पार्टी तब जीत गई जब उनके खिलाफ भयानक भयंकर हवा चल रही थी। तो आरएलडी के लोग इस बेस पर यह निर्णय लेने के लिए और सहज हो जाते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी का भैया भयानक विरोध था, तब हमारे यहां से 94 जीत गए 136 में से, तो अब तो जो है राम मंदिर बनाए दिए हैं। तो आरएलडी अपने राजनीतिक भविष्य की तरफ देख रही है। इवन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आरएलडी को जो है, अखिलेश यादव जी ने आरएलडी के लिए इतना किया, राज्यसभा सांसद बना दिया, और आरएलडी को, उनके जयंत चौधरी जी को जो है संसद भेज दिया, बताओ एहसान फरामोशी। अब कल से आप देखेंगे तो आपको, या फिर जब से ये खबर कंफर्म होगी, या फिर अभी सूत्रों के हवाले से है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से उनकी बात ना बने, या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका सौदा ना मन भाई, या हो सकता है अखिलेश यादव की तरफ से कुछ और ऑफर दिए जाएं, या हो सकता है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव और पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर जयंत चौधरी को कुछ समझाए। अभी हो बहुत कुछ सकता है, लेकिन जितनी मैंने बात की आरएलडी के लोगों से, उस हिसाब से वो अपना राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी के साथ देख रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए आरएलडी की मेहनत दिखाई देती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट जाटो और मुस्लिम एरिया बहुत अच्छे निर्णायक वोटर्स वहां पर हैं, तो आपको लगता है क्या कि ये जो निर्णायक वोटर्स हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे आरएलडी के आने से? देखिए, क्योंकि इसमें संदेह बहुत हद तक रहता नहीं है, क्योंकि हमने जो ये चुनाव देखा 2022 का चुनाव, इस चुनाव ने बहुत सारी चीजें साफ की, बहुत सारी चीजें इधर उधर की। भाई, लेकिन लोग कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, आप दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? हाँ, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की तुलना बिल्कुल नहीं हो सकती है। विधानसभा के चुनाव में गठबंधन को अपर एज हो सकता था, गठबंधन को सीटें और मिलनी चाहिए थी, गठबंधन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और सीटें मिलनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी ने 94 जीती, 94 नहीं जीतनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी को 136 में से ज्यादा 40 से 30-35 सीटें हम लोगों का अनुमान था कि 2022 के चुनाव में इनको मिलेंगी, किसान आंदोलन की वजह से। लेकिन किसान आंदोलन, हम लोग, मुझे लगता है कि 10-12 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान बेल्ट को कवर कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि गुर्जरों ने ऐसा कर दिया है, जाट तो साथ थे जी, जाट तो गठबंधन के साथ थे, गुर्जरों ने ऐसा किया और वैसा किया, वो सब चलिए गुजरे जमाने की बातें हो गई। लेकिन एक चीज है कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी दे रही है, कैराना, बागपत, मथुरा, अमरोहा, जयंत चौधरी को, इन सीटों के साथ जयंत चौधरी की टीम, आरएलडी खुश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सीट पर पेच फंसा हुआ है, मुजफ्फरनगर की सीट पर, और मुजफ्फरनगर की सीट को जयंत चौधरी ने और आरएलडी ने आन बान शान का सवाल बना लिया था।
पिछले कुछ दिनों से इस पर जो है मंथन चिंतन कुछ ज़्यादा चल रहा था। और मुजफ्फरनगर की सीट पर खास तौर पर जो कांग्रेस से आए हुए हरेंद्र मलिक हैं, जिनको आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहती थी समाजवादी पार्टी, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, उस पर कतई 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 सहमत नहीं थे जयंत चौधरी। और आरएलडी के कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि हर बार हर चुनाव में संतोष हम ही क्यों करें। ये भी अंदर बात खाने के भी ठीक है ना, देखिए। हालांकि मैं नाम नहीं खोल सकता। अब ये सूत्रों की बात है। हर बार हर चुनाव में संतोष हम ही क्यों करें। तो 2022 के चुनाव में ये कहा गया कि कई कुछ सीटें फंसी हुई थीं, उन सीटों में जयंत चौधरी जी की तरफ से यह ऐलान किया गया कि चलिए हम ही चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात आई थी, तो जयंत चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उस पर अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया था। अखिलेश यादव ने कहा था, मंच से बात कही थी कि जयंत जी को जो है इसका जो है इनाम मिलेगा, समाजवादी पार्टी उनका ख्याल रखेगी, और रखा भी। उनको राज्यसभा भेजा भी, विधायक से बड़ा पद उनको दिया भी और अपना वादा निभाया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को ये देखना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को ये देखना पड़ेगा कि कैसे, अभी तो सवाल ये है कि कैसे आरएलडी को मनाया जाए, कैसे आरएलडी को अपने साथ रखा जाए, क्योंकि आरएलडी की ताकत बहुत छोटी ताकत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरएलडी एक बड़ी ताकत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये नेता लोग तो गरिया लेंगे, मान लीजिए आज आरएलडी अलग हो जाती है, इंडिया गठबंधन से अलग हो जाती है, या कांग्रेस मान लीजिए समाजवादी पार्टी से अलग हो जाती है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गरिया देगी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी गरिया देगी, आरएलडी अलग हो जाएगी, सपा उनको गरिया देगी, आरएलडी इनको गरिया देगी। लेकिन तथ्य नहीं बदल सकते, तथ्य नहीं बदल सकते। राजनीतिक विश्लेषक की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। जो व्यक्ति जमीन पर देख रहा है, बात तो उसको वो कहनी पड़ेगी। नहीं, आपसे बात करके यही तो फायदा है भरत भाई, कि ईमानदारी से आप बात रखते हैं। और देखिए, अगर जिसकी तारीफ है वो तारीफ है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी, उसको दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में नुकसान हो रहा है, तो उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा दांव खेल दिया। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन ये रणनीति भी तो देखिए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने तोड़ दिया। अभी देखिए अनुज जी, अभी तोड़ दिया नहीं कह सकते हैं। अभी अब ये गेंद कांग्रेस के पाले में है, या अब इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है उसके पाले में है, कि वो इस स्थिति को कैसे मैनेज करते हैं। राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि सूत्रों के हवाले से मीडिया में, अखबारों में, या समाज में, या अपने उस बड़े अलायंस तक ये खबर पहुंचाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स, क्योंकि नेताजी के तमाम किस्से मुझे याद हैं। नेताजी जब हवा का रुख लेना होता था, तो हवा का रुख लेने के लिए वो किसी से बात कहलवा देते थे, फलानी बात किसी से कहलवा देते थे, फिर वो हवा का रुख देखते थे कि इस बात पर जो है प्रतिक्रिया क्या रही है, मसला ठीक बैठेगा कि नहीं बैठेगा। ठीक बैठा तो ठीक, नहीं बैठेगा तो फिर नेताजी कह देते थे कि अब क्या बोलते हो, क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात कहीं होती है। तो अब नेताजी की राजनीतिक विरासत कहें, या नेताजी की सिखाई हुई पॉलिटिक्स कहें, तो जयंत चौधरी जी के पिताजी ने सीखा तो है ही है कुछ ना कुछ। जो अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह जी से सीखा है, वो जयंत जी ने अजीत जी से सीखा है, तो कुछ ना कुछ तो सीखा है। नेताओं वाले गुण तो हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये कोरी अफवाह भी फैलाई जा सकती है प्रेशर पॉलिटिक्स के चक्कर में, कि आप हमें मुजफ्फरनगर दीजिए और नहीं तो हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। सीधी बात करते हैं ना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, राजनीति में बहुत सारे लोगों ने, मैं इस पर आऊंगा, अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, उसमें लिखा कि उन्होंने हमारे और कांग्रेस के बीच में बात बन गई है, 11 सीटें कांग्रेस ने हमें दे दी हैं, 7 पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी, हमारा इंडिया गठबंधन डन हो गया। ये ट्वीट उन्होंने किया था। तुरंत उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, या उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से ये बात आई कि नहीं हमको तो मालूम नहीं, ऐसे कैसे डन हो गया, नहीं कैसे हो गया, कैसे हो गया। ये भी एक तरीके की पॉलिटिक्स थी। अखिलेश जी की बात ऊपर हुई, और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री से बात हुई, उनको अपॉइंट किया था राहुल गांधी ने कि आप बात करिए। अखिलेश जी ने बात करी, और बात करके डील डन करके ओके करके मोहर लगा दी, ओके टेस्टेड कर दिया, अब इसके आगे कोई बात नहीं। अब जयंत चौधरी जी की तरफ से ये बात, और हम तक ये बात कैसे पहुंची, हम तो जयंत चौधरी जी के दिल की बात नहीं जानते हैं। हमें कैसे मालूम चला कि मुजफ्फरनगर की सीट फंसी हुई है, हमें कैसे मालूम चला कि बहुत दिन से इसके ऊपर भगमच्छर मचा हुआ है, हमें कैसे मालूम चला कि हरेंद्र मलिक
का कांटा फंसा हुआ है। हमें कैसे मालूम चला कि हरेंद्र मलिक और जयंत चौधरी की आपस में बनती नहीं है? हमें कैसे मालूम चला कि आरएलडी और हरेंद्र मलिक के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है? किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा आरएलडी की तरफ से। ये बातें आती हैं, पहुंचाई आपने तो जाती यहाँ तक हैं, बता दिया बताई कि जाती हैं। आपने तो यहाँ तक बता दिया कि भाई 3 से 4 दिन बाद इसका ऐलान हो सकता है। ये भी तो देखिए, बड़ी खबर। हमारे सूत्र कह रहे हैं 4 दिन का समय वेट एंड वॉच के लिए रखा गया है। अब ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तय करना है कि इस 4 दिन के समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। अगर इस 4 दिन के समय का सदुपयोग करते हैं तो आरएलडी इंडिया गठबंधन में रहेगा, और अगर इस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, अगर इस समय के सदुपयोग में जैसा चाहती है आरएलडी वैसा नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं या फिर बेरुखी दिखाते हैं, तो आरएलडी ने यह बात दिखा दी है, देखिए क्लियर दिखा दी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। जैसे अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्या देखते नहीं है ये गठबंधन? देखते हैं, ऐसा नहीं है कि देखते नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक व्यक्ति के आंखों पर जो है विचारधारा की पट्टी बहुत टाइटली बन जाती है। ये तो उन बड़ी पार्टियों को सोचना है। देखिए, मैं राजनीतिक लिहाज से बता रहा हूं, ये तो उन बड़ी पार्टियों को सोचना है जिनको सत्ता में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल सकती है। जयंत चौधरी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं मिल सकता है। तो ये विचारधारा वाला जो ढोल है वो वही बड़ी पार्टियां अपने गले में डालती हैं और डाल कर रखती हैं, जिनकी मजबूरी है कि क्या बसपा जो है किसी के साथ जा सकती है। आज की तारीख में खुले तौर पर नहीं जा रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी दावेदारी बड़ी है। समाजवादी पार्टी क्या किसी के साथ जा सकती है? समाजवादी पार्टी किसी के साथ आ सकती है, रख सकती है अपने साथ, लेकिन किसी के साथ वैसे जा नहीं सकती है कि हम आपके साथ जा रहे हैं। अब आरएलडी ये बात देखती है। देखिए, आरएलडी ये बात देखती है कि अनुप्रिया पटेल, बताइए जी, इनके कितने सांसद मंत्री हैं केंद्र में, हैं? बताइए जी कि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो संजय निषाद हैं, कितने लोग इनके, बताइए, मंत्री हैं यूपी सरकार में। अब और भी लोगों को देखते हैं। तो आरएलडी के लोग अब सत्ता से बहुत ज्यादा दिन तक दूरी नहीं बनाए रखना चाहते हैं, बहुत दिन तक दूर नहीं रहना चाहते हैं, और इसी वजह से ये एक राजनीतिक चातुर्यता भरा फैसला भी हो सकता है अगर इंडिया गठबंधन ने ध्यान नहीं दिया। अनुज जी, भरत भाई, अब एक बात और समझाइए। देखिए, हमें वाइंड अप करना है, लेकिन जाते जाते एक बात और समझना है। अब तो आ रहे हैं यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर है, चलिए हम एक बार को मान लेते हैं, इसको काल्पनिक ही सही, अभी फिलहाल मान लेते हैं कि भाई जयंत चौधरी इधर आ रहे हैं, उन्होंने पाला बदल लिया है। इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी क्या करेंगे? अब कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटें केवल उन पे बात बन रही है, अभी पड़ी हैं 76 सीटें और होंगी जिस पर चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन, लेकिन अब इनकी रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन करने का फैसला है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गलत गठबंधन है। जो सीट बंटवारा हुआ है वो भी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कांग्रेस 1-2 सीट मांगती है तो एक आध सीट ऊपर नीचे करने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के साथ 2024 का चुनाव लड़ना समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस का सपा के साथ आने में समाजवादी पार्टी का भला ही है। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत निराश हो जाने की कोई आवश्यकता किसी भी पार्टी को नहीं है, क्योंकि हमने भारत देश की राजनीति को देखा है। जब 2004 में इस देश में इंडिया साइनिंग का नारा गूंज रहा था और ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ही वापस आएगी, कोई वापस नहीं आ सकता है, अटल जी की सरकार वापस आ रही है। टीवी पर, तब तो इतना सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, मैं गवाह हूं उस बात का, टीवी पर 24 घंटे हर ब्रेक में 4 बार इंडिया साइनिंग का ऐड चलता था। तब डीडी मेट्रो हुआ करता था और डीडी नेशनल हुआ करता था, और उसके कुछ दिन बाद या उसी समय, हम लोगों के घर में हो सकता ना आता हो या आता हो, एक डीडी इंडिया करके हुआ करता था, ज़्यादा ऊपर का एंटीना हिलाने पर वो भी कहीं कहीं दिखाई दे जाता था। तो उस समय इंडिया साइनिंग का नारा था, ऐसा लग रहा था कांग्रेस आएगी नहीं। अब क्या किया कांग्रेस ने, क्या किया आप देखिए, 10 साल राज किया उसने। ऐसा भयानक वापस लौट कर आई, ऐसा भयानक वापस लौट कर आई कि भारतीय जनता पार्टी के
होश उड़ गए, सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस ने 10 साल राज किया, 10 साल, वो भी मनमोहन सिंह के सहारे, किसी गांधी परिवार के व्यक्ति के सहारे नहीं। मनमोहन सिंह ने सरकार चलाई, वो मनमोहन सिंह जिनको मौन मोहन सिंह कहते थे, जिनको रोबोट कहते थे कुछ लोग, जिनको कहते थे कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते थे भ्रष्टाचारी फलाना ढिमका। 10 साल सरकार चलाई, 10 साल। कोई कह सकता था वापस आएंगे? नहीं कह सकते थे, नहीं कह सकते थे वापस आएंगे। कोई कह सकता था कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार 2007 में प्रचंड बहुमत के साथ वापस लौटेगी? कोई कह सकता था? उस उत्तर प्रदेश के भीतर जब बहुमत की सरकारें सपना हो चुकी थीं, जब बहन जी कभी बीजेपी के साथ गठबंधन में, कभी सपा के साथ गठबंधन में, कभी ये गठबंधन में, कभी सपा जो है लालजी टंडन की वजह से सरकार बनाई, ये सब किया उत्तर प्रदेश में, कोई कह सकता था बहन कुमारी मायावती जी भयानक प्रचंड लहर के साथ वापस आएंगी? और वो दिन था जब उत्तर प्रदेश में लखनऊ में काली आंधी चल रही थी अनुज जी, जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी जीती हैं प्रचंड लहर के साथ। उस दिन मुझे याद है कि वो गेहूं कटाई का समय था और भयंकर आंधी चल रही थी उस दिन, भयंकर बारिश हो रही थी, मुझे आज भी वो दिन याद है। तो राजनीति में कुछ पहले से एज्यूम करके बैठ जाना कि अगर बीजेपी ऐसा है वैसा है। कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया, एक छत्र राज किया, कोई माइका लाल हटाने वाला नहीं था, कोई माइका लाल सामने खड़े होने वाला नहीं था। कांग्रेस फूंक देती थी तो लोग तिनके की तरह उड़ जाते थे। इतने गठबंधन बने, सारी पार्टियां एक साथ आई, सारी पार्टियों ने एक साथ आकर एक बार गैर कांग्रेस सरकार का नारा दिया, बनाई भी सरकार, एक साल के लिए सब प्रधानमंत्री रहे, फिर कांग्रेस ने फूंक दिया, उड़ गए सब, फिर कांग्रेस सरकार आ गई, फिर नहीं हिला पाए सालों साल। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार जीती, 2 बार जीती, 3 बार जीती, 4 बार जीती, हमेशा अजेय है, ऐसा नहीं है। एक पीक होता है, एक पीक होता है, सबका होता है। वो इस पृथ्वी लोक का जो है वो गुण है। देखिए, पृथ्वी लोक वो लोक है, या हमारी पृथ्वी वो पृथ्वी है जहां के मूल में विनाश है, विनाश, सिर्फ और सिर्फ विनाश। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, पौधा उगता है, बड़ा होता है, फल देता है, उम्र पूरी होती है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है। लोहा बहुत शक्तिशाली चीज, बहुत अच्छा, लगा दो सालों साल चलता है, जमीन में गिर जाता है, प्रकृति और पृथ्वी जंग लगा देती है, समूल नाश कर देती है। जब इस पृथ्वी का ही गुण है नाश करना, व्यक्ति उसको संभाल कर रखता है। आप मंजन करते हैं, बालों में तेल लगाते हैं, आप जो है वर्जिश करते हैं, संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी बच नहीं पाया ना। कोई भी जवानी से नहीं बच पाया, कोई बुढ़ापे से नहीं बच पाएगा और कोई मृत्यु से नहीं बच पाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पीक टाइम है, पीक टाइम, पीक टाइम। अब कहीं ना कहीं से तो फॉल डाउन होगा ना, वो तो नियति है ना फॉल डाउन होना। अब भारतीय जनता पार्टी का फॉल डाउन इसी चुनाव से शुरू होगा। अब आप देखिएगा कैसे शुरू होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि अब वो पीक हासिल नहीं कर सकते गुरु, जो पीक हासिल कर लिया है। अब उन्होंने मंदिर भी बनाकर देख लिया, मंदिर में गोदी मीडिया को महीनों लगाकर भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये बात लग रही होती है अनुज जी कि मंदिर के भरोसे जीत जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी न जयंत जी के सामने ऑफर रखती, ना इनको वहां हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाने के बाद और आदिवासियों की बुराई लेने की इनको जरूरत होती, ना इनको थूक कर चाटने वाली राजनीति करनी पड़ती, नीतीश कुमार को अपनी तरफ लेना पड़ता। आप देखिए, कड़िया जोड़िए तो आपको ये दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से फंसी हुई है और अपने उसी डाउनफॉल को, जैसे मैंने बताया कि इंसान वर्जिश करता है जवान बने रहने के लिए कि ये पीक कभी न जाने पाए, ये पीक हमेशा रहे, जवानी ऐसे ही रहे, जिसकी तरफ एक बार देख ले डर कर भाग जाए। तो व्यक्ति कोशिश करता है, भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही, और मैं उनको बधाई देता हूं कि वो मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मोदी जी ने कहा कल संसद के भीतर कि हमारी रफ्तार की मैच नहीं कर पाएंगे कांग्रेस के लोग, तो ये बात सच है। जिस रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी और जिस जोश जुनून से काम करती है वो मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये नियति है। आप ऊपर गए हैं तो नीचे आना ही है, और आप नीचे आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि हम नीचे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे 4 कम हो, चाहे 14 कम हो, चाहे 24 कम हो, कम तो हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश में पूरा जीते थे, 100 ऑफ द 100, कम तो होंगे, 1 2 3 4 14 कम तो होंगे,
राजस्थान कम तो होंगे, जब फुल जीते थे। तो आप जब उछल चुके हैं छत तक, अब छत फाड़ कर थोड़ी निकल जाएंगे बाहर, तो लड़ेंगे तो वापस ही ना आएंगे। अब वो कितना वापस आएंगे, उसको उस डैमेज को रोकने की पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी आरएलडी से गठबंधन करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ऑफर देगी कि बहन जी आप भी आ जाइए, तो बहन जी के साथ भी गठबंधन करने की कोशिश करेगी। बहन जी के साथ भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा नहीं है, इसलिए बहन जी के साथ करने की कोशिश नहीं करेगी कि बहन जी अलग लड़े तो ज्यादा अच्छा है उनके हिसाब से। अब वो गठबंधन नीतीश कुमार के साथ भी करेंगे। आज की खबर है, हम आपके साथ जब बेंच पर बैठे हुए हैं, टेबल पर बैठे हुए हैं, तब की अनुज जी आज की खबर है मैं आपसे बोल रहा था कि इंसान की आंख में धूल झोंकिए तो चल जाता है, इंसान की आंख निकालकर धूल में झोंक दीजिए तो कैसे चलेगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को बचाने के लिए, मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगा, महाराष्ट्र को बचाने के लिए पहले तो चुनाव आयोग ने कहा कि जी शिवसेना जो है अब शिंदे जी वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। दर्शक बताएं क्या बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं थी? देखते देखते पीढ़ियां मर गई, गुजर गई, क्या बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं थी? उद्धव ठाकरे बाला साहब के ठाकरे कौन थे? खैर वो बात भूल जाइए। अभी कुछ दिन पहले एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी, उसको तोड़कर अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। आज का चुनाव आयोग का फैसला है कि आदरणीय अजीत कुमार जी की जो पार्टी है वही असली एनसीपी है। अजीत पवार वही असली एनसीपी हैं, अजीत दा ही असली एनसीपी हैं। बताइए, शरद पवार की जो है, शरद पवार को लकवा मार गया एनसीपी बनाते बनाते, शरद पवार बीमारियों से ग्रस्त हो गए। शरद पवार ने एनसीपी से ही अजीत पवार को बनाया। शरद पवार ने एनसीपी से ही जो राज किया महाराष्ट्र के ऊपर, और आज चुनाव आयोग ये डिसीजन देता है कि अब असली एनसीपी इधर है, इनकी है। तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा भी लूपहोल छोड़ना नहीं चाहती है। मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई, अगर इनको आप एक माला में पिरो कर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बहुमत दिखाई नहीं पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी का आप जो है क्या कहते हैं क्रोनोलॉजी जोड़कर आप देख लीजिए। जब जब नरेंद्र मोदी जी कोई बात चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, तब तब समझ लीजिए गुरु इसका उल्टा कुछ हो रहा है मसला। जब वो कहें कि 15 करोड़ तो समझ लो नहीं मिलेगा, जब वो कहें काला धन समझ लो नहीं मिलेगा, जब वो कहें महंगाई वो बढ़ने वाली है, जब वो कहें कि पेट्रोल तब वो कहें कि बढ़ने वाला है गुरु। जब नरेंद्र मोदी जी ऐसा कुछ कहें तो समझ लो गुरु उल्टा होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। ठीक, तो अब नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार, कल संसद से कहा अब की बार 400 पार। तो जो सर्वेज आ रहे हैं, जो चीजें निकल कर आ रही हैं अंदर खाने की, वो ये बता रहे हैं कि अगर मेरा बहुत सामान्य सा मतलब एक आम आदमी का सर्वे आप समझ लो कि अगर हर राज्य में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 10 में 10 अंक हासिल किए थे, प्रचंड बहुमत में थे, 10 में 10 अंक हासिल करने के बाद, ठीक, बड़े राज्यों में, अब अगले चुनाव में 10 में 10 तो हासिल नहीं कर पाएंगे। कहीं थोड़ा गिरेंगे, कहीं 2 गिरेंगे, कहीं 4 गिरेंगे, कहीं 5 गिरेंगे, कहीं 8 गिरेंगे, कहीं 2 गिरेंगे, कुछ ना कुछ तो गिरेंगे ना। ऐसा तो है ही नहीं कि पिछली बार के जो है मीटर फाड़कर, परखनली फाड़कर बाहर निकल जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि थर्मामीटर जो मुंह में लगाया पारा फाड़कर बाहर निकल गया, इतना बुखार तो नहीं हो पाएगा आपकी बार। तो अब वो बुखार चढ़ नहीं रहा है लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का, ये बात भारतीय जनता पार्टी को मालूम है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बैकडोर इस्तेमाल करना शुरू किया है कि लहर तो नहीं है गुरु, लेकिन अब जोड़ जोड़ के लोगों को अपने पास रखो और एक एक सीट जोड़ो, एक एक सीट जोड़ो, लोगों को जोड़ो, पार्टियों को जोड़ो, जोड़ जोड़ के अपना कुनबा तैयार करो। अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं अनुज जी, जो व्यक्ति कभी भी राहुल गांधी की पिच पर खेलने के लिए मजबूर नहीं होते हैं। और मैं आपको बता दूं, लिख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने संसद के भीतर राहुल गांधी की पिच पर बैटिंग की है कल। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये लोग कहते हैं
कि ओबीसी के बारे में कहते हैं कि ओबीसी सरकार में नहीं है। बताइए, 72 में से राहुल गांधी का नाम नहीं लिया केवल कि 72 में से इतने ओबीसी नहीं, इतने जो अपर कास्ट हैं, और इतना बड़ा ओबीसी नहीं दिखाई पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने, वो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं जाति एक है गरीब, वो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं जाति एक है युवा किसान, जातिवाती नहीं होती जी कुछ, संसद में खड़े होकर उनको ये कहना पड़ा भाई मैं बहुत बड़ा, मैं इतना इतना बड़ा ओबीसी हूँ। बड़ा, उन्होंने बताया मैं बहुत बहुत बड़ा ओबीसी हूँ। उनको बहुत बड़े ओबीसी होने का खिताब कहाँ से मिला जी? किसी परीक्षा में बैठे थे, उसमें नंबर मिले थे क्या इनको बड़ा ओबीसी होने का? या ओबीसी होने का कोई चुनाव लड़ा जाता है देश में? या ओबीसी का कोई टेस्ट होता है देश में? बड़ा ओबीसी कैसे होता है? मैं बड़ा ओबीसी हूँ कि आप बड़े ओबीसी हैं, फलाने बड़े ओबीसी हैं, ये कैसे तय होगा कि मैं बड़ा ओबीसी हूँ? तो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं मैं ओबीसी हूं। तो अब भारतीय जनता पार्टी को ये बात लगने लग गई है कि कांग्रेस जो बार बार ढोल पीट रही है लोगों के कानों में कि हर जगह अपर कास्ट, हर जगह अपर कास्ट बैठा है, या जातिगत जनगणना हो भी गई बिहार में, जातिगत जनगणना, उससे जो परिणाम निकला, नरेंद्र मोदी जी बौखला गए, तुरंत तत्काल मध्य प्रदेश में कहा कि बनाओ बनाओ यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ, संदेश नहीं जा रहा है। संदेश गया। आज की तारीख में क्या हाल है, मुख्यमंत्री जी का नाम लीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा है, यादव जी, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, आज की डेट में क्या हाल है? कल की खबर है, कल की खबर, चुनाव समिति की बैठक चल रही थी, मोहन यादव बैठे थे, शिवराज सिंह चौहान बैठे थे, और भी इनके नेता उसमें बैठे थे, मंत्री बैठे थे, उत्तर प्रदेश में मंत्री हुआ करते थे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, वो भी बैठे हुए थे, और कैलाश विजयवर्गीय बगल में रील देख रहे थे, बगल में बैठे हुए। क्या किसी की हिम्मत है? क्या योगी आदित्यनाथ की बैठक में कोई रील देख सकता है बगल में? है किसी की हिम्मत? क्या नरेंद्र मोदी जी की बैठक में कोई रील देख सकता है? है किसी की हिम्मत? है? नहीं है। सही बात है, हिम्मत नहीं है। सही बात है। तो फिर अब क्या हाल है उनका, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल भरत भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा समय ले लिया आज आपका, लेकिन बड़ी खबर थी और इतना समय बनता भी था दर्शकों के लिए। तो आज देखिए बड़ी खबर क्या क्या निकल कर आई, जल्दी से समअप कर देते हैं। बड़ी खबर निकल कर आई है कि जयंत चौधरी के सामने ऑफर आ गया है, आरडी के सामने भी भारतीय जनता पार्टी का ऑफर आ गया, 4 सीटों का ऑफर आ गया। एक सीट जैसा कि भरत भाई बता रहे हैं कि मुजफ्फरनगर सीट है, 5वीं सीट और मांग रही है आरडी। अगर उस पर बात बन जाती है तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहाँ पर बात बनती दिखाई देगी और एनडीए शामिल कर जाएंगे जयंत चौधरी। दूसरी बड़ी खबर जो भरत भाई ने दी है, ब्रेकिंग न्यूज ये दी है कि 3 से 4 दिन बाद इस बात का आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है अगर बात बन गई तो। तीसरी बात यह है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है, कोई भी बात ऐसे ही राजनीति में सामने नहीं आ जाती है, इसके पीछे की कहानी कुछ और हो सकती है। और एक और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता दे दिया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, राहुल गांधी ने न्योता दे दिया है अखिलेश यादव को, और कहा है कि 16 फरवरी को हम उत्तर प्रदेश में एंटर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के बाद आप हमारी यात्रा में शामिल हुई है। देखना होगा, अभी शुभकामनाएं दी हैं अखिलेश यादव ने, वो जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ देने के लिए, साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।